नमस्कार, मैं विद्यांशी द्विवेदी और आप देख रहे हैं thescoopbeats.com। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शशांक शेखर झा। जी हाँ, शशांक शेखर झा सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। इसके अलावा अभी फिलहाल में पालघर में हुए साधु लिंचिंग केस को भी लड़ रहे हैं। सर, वेलकम टू आवर चैनल। नमस्ते सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम शशांक है। मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। फर्स्ट जनरेशन लॉयर मतलब जिनके माता पिता वकील नहीं हैं। मैं अपने कॉमन प्रैक्टिस के अलावा सोशल मुद्दों पर और पॉलिटिकल मुद्दों पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस भी करते रहता हूँ। जैसा आपने बताया, बिल्कुल पालघर साधु लिंचिंग पर मैं ही था जो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक जनहित याचिका मेरी उसमें नोटिस इशू करके और महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा था। आफ्टर मल्टीपल हियरिंग्स अभी वो केस पेंडिंग है और हम आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसमें जल्द से जल्द न्यायिक जांच की मांग जो हमने की है उसको पूरी करेगा, या तो सीबीआई या फिर एनआईए से उसकी जांच करवाएगा। ओके सर, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि इस पूरे मॉब लिंचिंग के केस को आप किस एंगल में देखते हैं? आपको क्या लगता है ये पूरी मॉब लिंचिंग जो है वो क्या सच में एक फेक न्यूज़ की वजह से हुई थी या इसके पीछे कोई और वजह है? देखिए, भारत में जनरली हम सोचते हैं कि मॉब लिंचिंग में ऐसी लिंचिंग होती है जिसमें एक भीड़ जाके किसी की हत्या कर देती है और भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। लेकिन मेरा मानना है कि इस भीड़ का चेहरा था। इस भीड़ ने सुनियोजित तरीके से कि जिस तरीके से साधुओं की हत्या की, एक ऐसे गांव में जहां पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है लेकिन वहां पे इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई और तरह तरह के हथियार थे उनके हाथ में, और जिस तरीके से साधुओं को मारा गया, देखिएगा आप पैटर्न देखिएगा तो साधु उस समय पुलिस की कस्टडी में थे। पुलिस की कस्टडी से उनको छीन के, उनको हटा के और तब मारा गया और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। इसे दर्शाता है कि पुलिस भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। इसके आगे जब हमने कोर्ट में ये केस फाइल किया तो हमारी जो डाउट था वो पुलिस के ऊपर था। और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एक फॉलो करता है इंडिया और बहुत सारे कंट्रीज। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में ये कहना है कि जिस पर आरोप लगा है या जिस पर डाउट है वो खुद उसकी जांच नहीं कर सकता जिस मामले की बात हो रही है। इस मामले में हम पुलिस पे ही डाउट कर रहे हैं क्योंकि पुलिस वहाँ प्रेजेंट थी जब हत्या हुई। तो ऐसे केस में महाराष्ट्र पुलिस पर जब डाउट है तो महाराष्ट्र पुलिस ही कैसे इस बात की जांच कर सकती है? बिल्कुल डिपार्टमेंटल बायस की बात हो सकती है। इसी बात को लेते हुए हमने सुप्रीम कोर्ट गए थे और हम सुप्रीम कोर्ट में कहे थे कि किसी भी सेंट्रल एजेंसी से, चाहे वो सीबीआई हो चाहे जुडिशियल कमेटी बना के हो, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस से ये केस हाथ से ले लिया जाए और किसी और को देके एक निष्पक्ष जांच करवाई जाए। क्योंकि एक बार निष्पक्ष जांच होगा तभी आप पता कर पाएंगे कि किसकी गलती थी, किसकी नहीं थी और किस तरीके के लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट था। इस पूरे केस को कई एंगल से देखा गया है, लेकिन इसमें एक एंगल रिलीजियस का भी आ रहा था। बहुत लोगों ने का ऐसा कहना था कि भीड़ में जो लोग शामिल थे वो मुस्लिम थे शायद, और ये रिलीजियस अटैक भी हो सकता है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना था? क्योंकि ऐसा कहा गया है एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि इस पूरे केस में जो विक्टिम था और जो लोग इसको मॉब लिंचिंग में शामिल थे वो दोनों लोग सेम रिलीजन के थे। तो सीधे सीधे इस बात को नकार दिया गया था। तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा इसमें स्पष्ट है। जो मैंने भी रिपोर्ट्स काफ़ी सारी पढ़ी है, काफ़ी सारे रिटायर्ड जजेस ने ये रिपोर्ट बनाई है, उनसे मेरी बातचीत भी हुई है और जो महाराष्ट्र सरकार ने अपनी बातें रखी है वो भी मैंने पढ़ी है। बिल्कुल, महाराष्ट्र सरकार के मिनिस्टर ने ही 2 दिन के अंदर में एक लिस्ट जारी की थी कि कौन लोग हैं जिन पे उन्होंने एफआईआर दर्ज की थी और उनका क्या धर्म है और जिनकी हत्या हुई उनका क्या धर्म है। दोनों हिंदू धर्म के थे डेफिनेटली। लेकिन पॉइंट यहाँ ये नहीं है। पॉइंट यहाँ ये है कि क्रिश्चियन मिशनरी के इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है। क्रिश्चियन मिशनरी भारत में जिस तरीके से काम करते हैं वो इस तरीके का पैटर्न है कि लोग अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, क्रिश्चियन बन जाते हैं, लेकिन अपना नाम और जात का परिवर्तन नहीं करते हैं, ना ही अपने सरनेम को चेंज करते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे रिजर्वेशन के फायदे होते हैं अगर वो शेड्यूल कास्ट के रहेंगे। और शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन के फायदे तभी मिलेंगे जब वो हिंदू रहेंगे, क्योंकि भारत के संविधान में और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये अपने मल्टीपल जजमेंट्स में बोला हो गया है कि एससी रिजर्वेशन उन्हीं को मिलेगा जो हिंदू हैं। तो मुझे लगता है कि ये पूरा केस क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा है और पालघर में इस तरीके की घटनाएं बहुत बार हुई है। लेकिन ये घटना इसलिए प्रमुख है क्योंकि 2 कारण हैं। पहला, यहाँ पे पुलिस इन्वॉल्व थी, पुलिस वहाँ प्रेजेंट थी और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है। और दूसरा कि कोरोना के टाइम में फर्स्ट लॉकडाउन में जब लोग बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, 4 से ज़्यादा लोग अगर निकल रहे थे तो 144 धारा लागू थी और पुलिस आ जाती थी तुरंत। तो इतने बड़े कोरोना के विपत्ति काल में इतने ज़्यादा लोग इकट्ठा कैसे हो गए, इसमें इंटेलिजेंस कितनी ज़्यादा बड़ी मात्रा में फेल हुई है उसका स्पष्ट उदाहरण है। और मुझे लगता है कि ये तभी पता चल पाएगा कि किसकी कितनी भूमिका है जब इसकी एक निष्पक्ष जांच हो पाए।
जी, अब इसके अलावा मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि पढ़ाई में, यानी स्कूल की पढ़ाई से लेकर अभी तक के आपके लॉ के प्रैक्टिस तक में आपका जो ये सफ़र है उसमें कुछ ऐसी खट्टी मीठी यादें जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? काफ़ी सारी अच्छी यादें हैं। जब मैं पहली बार सुप्रीम कोर्ट गया था तो मैंने उम्मीद नहीं की थी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस से इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि छोटे टाउन से आता हूँ मैं, पहली बार गया था, फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। विद इन एन ईयर ऑफ माई प्रैक्टिस में सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुआ था, वो भी मर्डर जैसे एक केस में। और लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे वो काफ़ी उन्होंने प्रोत्साहित किया। उसके बाद जितने भी मेरे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस हैं, या तो वो सारे एक्सेप्ट हुए हैं, या तो मुझे सजेशन दिया गया है कोर्ट के द्वारा कि किस तरीके से इसमें क्या रेमेडीज़ ली जा सकती है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, और आगे आने वाले दिन में शायद और तरक्की मैं करूँगा। ये वकील बनने का जो आपका ये सपना था, क्या ये बचपन से था या फिर अभी हाल फिलहाल में या किसी इंसिडेंट की वजह से ऐसा ख्याल आया कि आपको वकील बनना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए? ये बड़ा फ़नी क्वेश्चन है, मैंने किसी को आंसर नहीं दिया इसका। मैं स्कूल में आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था। आउटस्टैंडिंग मतलब जो क्लास के बाहर पे खड़े होते हैं। ओके। तो क्योंकि मेरी हमेशा बहस हो जाती थी, तो मुझे लगा कि शायद ये भी एक अच्छा चीज़ हो सकता है। मैंने 12th जो की थी वो PCM से की थी, लेकिन मुझे समझ में आया कि नहीं, इंजीनियरिंग मेरा फील्ड नहीं है, तो और क्या हो सकता है। तो बहस करना हमेशा अच्छा लगता था, रिसर्च करना हमेशा अच्छा लगता था। और लॉ में आप ये दोनों चीज़ें करते हैं, आप रिसर्च भी अच्छा करते हैं तभी आप ड्राफ्ट कर पाएंगे, और बहस अच्छा करते हैं तभी आप आर्गूमेंट जीत पाएंगे। मुझे लगता है शायद वो दो चीज़ मेरे काम आई, और लॉ कॉलेजेस में मैंने काफ़ी सारे डिबेट्स अटेंड किए, पार्टिसिपेट किए, जज किए। तो मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें एक साथ मिल के आज मेरे को लिटिगेशन के करियर में हेल्प कर रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। और मैं आपसे जो अगला सवाल पूछना चाहती हूँ वो ये है कि यूपी इलेक्शंस आ रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ज़ोरों शोरों से पार्टियाँ अपने अपने तरीक़ों से इलेक्शंस की तैयारियाँ कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के इस कार्यकाल में, उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल है उसमें उनका प्रदर्शन कैसा रह सका है? उनकी कुछ खामियाँ ऐसी जिसकी वजह से शायद वो इस बार की यूपी इलेक्शंस में जीत ना पाए? देखिए, मुझे लगता है कि यूपी योगी आदित्यनाथ जी के अंदर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। चाहे आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस देखें, क्राइम रेट नीचे जाता हुआ देखें, NCBRC की रिपोर्ट के हिसाब से यूपी ने पिछले 7-8 साल में सबसे कम क्राइम रेट है आज की डेट में। पहले दंगे हुआ करते थे रेगुलर, वो नहीं होते हैं। पहले मुजरिम खुलेआम घूमते थे और पॉलिटिकल संरक्षण मिलता था। आज की डेट में वही लोग माफ़ीनामा लेके तख्ता लेके घूमते हैं, बुलडोज किए जाते हैं उनके प्रॉपर्टीज जो भी गलत कार्य करते हैं। इसके अलावा जितने मेडिकल कॉलेज आज यूपी में खुले हैं पिछले 4 साल में या अनाउंस हुए हैं, उतने भारत में कहीं नहीं हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और नेशनल एयरपोर्ट्स की बात की गई है उत्तर प्रदेश में और जो बन रहे हैं, वो भी अपने आप में सराहनीय है। राम मंदिर की बात होती थी और हमेशा ये कहा जाता था कि अगर राम मंदिर बन जाएगा तो अयोध्या का डेवलपमेंट होगा क्या। आप देखिए कि राम मंदिर तो बन ही रहा है, लेकिन साथ में वहाँ पे दशरथ यूनिवर्सिटी और एयरपोर्ट भी बन रहा है। तो इससे दर्शाता है कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने हर तरीके से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की कोशिश की है। हाँ, कुछ चीज़ों में कमी रही है और मुझे लगता है कि अगर दोबारा योगी जी जीतते हैं, जो उन्हें जीतना चाहिए, तो उन सारे मुद्दों पे भी उन्हें शायद देखना पड़ेगा फिर से, जिसमें कुछ है कि जो पुराने पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो पैसों का गबन किया है, उसमें मुझे लगता है कि कुछ और काम करने की भी ज़रूरत है, जो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ जी ज़रूर ध्यान देंगे। आपने बात कही कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में क्राइम रेट्स काफ़ी कम हुए हैं, दंगे कम हो गए हैं। तो इसी चीज़ में आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी कि विपक्ष की तरफ से काफ़ी बार ऐसा कहा गया है और ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कभी कभी कि उनका कहना था विपक्षियों का कि जो दंगे कराने वाले गुंडे हैं वो खुद ही भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो अब जब उनकी सरकार कार्यकाल में थी तो दंगों का कम होना तो जाहिर सी बात थी। तो इसमें आपका क्या कहना है? अगर ये बात सच है और विपक्ष की बात को सच मान लिया जाए तो उस हिसाब से तो उत्तर प्रदेश में हमेशा भाजपा की ही सरकार रहनी चाहिए, क्योंकि अगर उससे गुंडाई कम हो रही है और दंगाई कम हो रही है तो कैसे भी हमले में तो फ़ायदा ही है उत्तर प्रदेश का। तो इसमें तो विपक्ष को कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अभी कुछ दिन पहले बंगाल में देखा जा रहा था कि वहाँ हिंदुओं को काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया जा रहा था, कई बीजेपी नेताओं की हत्या भी हो गई थी। तो इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके से मॉब लिंचिंग जैसी चीज़ों का ही देन है कि हमारे यहाँ इस तरीके की घटनाएँ हो रही हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, NCBRC और तरह तरह के अन्य रिपोर्ट्स ने स्पष्ट किया हुआ है कि पिछले कई सालों में बंगाल पॉलिटिकल वायलेंस में सबसे ऊपर है, पॉलिटिकल डेथ और मर्डर्स में भी सबसे ऊपर है।
इनफैक्ट मैंने भी एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL डाला था सुप्रीम कोर्ट में बंगाल इलेक्शन से पहले, जब एक MLA की एलिज मर्डर हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हमारा संज्ञान लेते हुए उसमें नोटिस भी इशू किया था। इवेंचुअली मुझे लगता है कि बंगाल में हमेशा से वायलेंस की स्थिति रही है पॉलिटिक्स को लेके। ऐसी स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी, एक विपक्षी पार्टी, 3 सीट से बढ़कर अगर 71 सीट पे आ जाती है तो इसका मतलब है कि लोग बदलाव चाहते हैं। हाँ, बदलाव ऐसा नहीं है कि आज आप चाहेंगे और कल हो जाएगा, समय लगता है। और मुझे लगता है कि ममता की पार्टी में जो कम्युनिस्ट के गूंस बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से वायलेंस कम्युनिस्ट के रिजाइम के बाद ममता में भी कंटिन्यू हो रहा है, वो शायद भाजपा के आने से चला जाएगा। एक और बात जोड़ूंगा कि बंगाल के पॉलिटिक्स में इतना वायलेंस क्यों है, ये हमें समझना पड़ेगा। जहाँ भी कम्युनिस्ट राज होता है वहाँ पे वायलेंस होता है, क्योंकि कम्युनिस्ट लोग डिक्टेटरशिप में बिलीव करते हैं, डेमोक्रेसी में नहीं करते हैं। जब ममता ने कम्युनिस्ट को हरा के और रिकॉर्ड तरीके से हरा के और जब सरकार पहली बार बनाई थी तो मैक्सिमम कम्युनिस्ट के गुण ने तृणमूल ज्वाइन कर लिया था। तो वो तृणमूल को एक तरह से हाईजैक करके और अब उन्होंने कम्युनिस्ट वाली जो विचारधारा थी वो तृणमूल में डाल दी है। साथ साथ में तृणमूल में ममता बनर्जी ने थोड़ी सी अपीजमेंट की राजनीति इतनी ज़्यादा कर ली है कि मुस्लिम वोट बैंक को बचाने के चक्कर में कि वो एक तरह से उल्टा असर डाल रहा है बंगाल के डेवलपमेंट पे। और इसीलिए देखिएगा कि एक टाइम जो बंगाल सबसे आगे चला करता था अंग्रेज के समय में, तो वो कैपिटल था देश का। आज के डेट में देखिए आप कहाँ हैं, कहीं नहीं है। ना उसमें FDI आ रही है, ना उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, ना उसमें बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, ना उसमें मेट्रो के डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो दैट शोज़ की प्रॉब्लम है। और बीजेपी को अगर इतनी ज़्यादा सीट आ रही है तो लोगों ने कुछ तो देखा होगा मोदी जी की लीडरशिप में, इसलिए वोट उन्होंने दिया है। वकील के तौर पे तो आपका काम बहुत ही अच्छा रहा है, लेकिन इसके अलावा अगर आपको कुछ और करना चाहें, वकील होने के अलावा अगर आपका कोई और सपना रहा हो कि मैं इसके अलावा ये भी बन सकता हूँ, तो वो हमें बताएं। मुझे लगता है कि मैं ज़रूर एक दिन राजनीति में भी जाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कह देना मात्र कि राजनीति बहुत गंदी है और हमें अपने हाथ धो लेने चाहिए, ये गलत स्टेटमेंट है। राजनीति में जाके और राजनीति को साफ करने वाले लोग हमारे जैसे और आपके जैसे नवयुवकों को आगे बढ़ के और देश सेवा में लगना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे जैसे लोग आगे आएंगे तो ही देश का विकास होगा। और डेफिनेटली समय आएगा तो हम वो भी करेंगे। अभी तक आपने पालघर जैसे केसेस को लड़ा है, पालघर के केसेस के अलावा और कौन से ऐसे बड़े केसेस हैं जो आपने अभी तक हैंडल किए हैं? कुछ केसेस हैं, कुछ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस हैं। जैसे एक PIL मैंने सुप्रीम कोर्ट में डाली थी OTT के रेगुलेशन को लेके। OTT के रेगुलेशन को लेके जब हमने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था तो उसके बाद उसमें नोटिस इशू हुआ था। भारत सरकार के वकील भी आए थे और उसके बाद ही आपने देखा होगा कि IT रूल्स आ गए नए, जिस IT रूल्स के हिसाब से अब OTT प्लेटफॉर्म्स, मीडिया जो चैनल्स हैं वो और बाकी लोगों को एक रेगुलेट करने की बात कही गई है। मेरा एक और केस था जो सुप्रीम कोर्ट में मैंने डाला था, वो था आपका जो अभी मैंने डाला है। 2 दिन पहले राजस्थान सरकार ने एक नया अमेंडमेंट लाया है जिसमें उन्होंने चाइल्ड मैरिज को वैलिडेट करने की बात की है, रजिस्टर करने की बात की है। तो एक तरह से मुझे लगता है कि अगर वो ऐसा करते हैं और ये लागू हो जाता है तो चाइल्ड मैरिज को प्रोत्साहन मिलेगा। एक ऐसी प्रथा जो कुप्रथा है, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने कहा हुआ है कि ये मानवाधिकार का उल्लंघन है, एक ऐसी प्रथा जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इसे इजाज़त नहीं दे सकते हैं, इस कुप्रथा को राजस्थान सरकार दोबारा लाना चाहती है। तो उसमें हमने अभी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। हमारे और भी कई सारे मुद्दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जगन्नाथ मंदिर के 70,000 एकड़ ज़मीन में से जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने कहा था कि हम 35,000 एकड़ ज़मीन बेच देंगे। ये हिंदुओं के ऊपर आघात है। ऐसे समय में जब मुस्लिम समुदाय के लोग अपने ज़मीन बढ़ा रहे हैं, क्रिश्चियन समुदाय के लोग अपनी ज़मीन बढ़ा रहे हैं, तो क्यों एक हिंदू मंदिर को इस तरीके से अटैक करेंगे आप? तो हमने कहा था कि एक तो ये रुकने चाहिए, इसमें एक न्यायिक जांच बैठनी चाहिए, और एक हमारा डिमांड था कि या तो आप सारे धर्म की संस्थाओं को अपने अंदर लीजिए सरकार के द्वारा, या तो सबको छोड़ दीजिए। ये सिर्फ आप हिंदू मंदिरों को अंदर लेंगे और मस्जिदों को, चर्च को और गुरुद्वारों को नहीं लेंगे तो ये सेक्युलरिज्म के फंडामेंटल्स के खिलाफ है। इस मुद्दे को अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने लिया नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मार्च में हमने फाइल किया था, अभी सितंबर चल रहा है। एक और, जब मैं आपके ऑफिस आ रहा था तो रास्ते में देखा कि फार्मर प्रोटेस्ट के नाम पे कुछ लोग गुंडई कर रहे हैं, 6 महीने से बैठे हुए हैं। हमने उनको भी हटाने की बात की हुई है, सुप्रीम कोर्ट में हमारा पिटीशन पेंडिंग है 6 महीने से। हमने कहा है कि इनको हटाया जाए और जब तक कोरोना है तब तक किसी भी नए इस तरीके के सामाजिक और इस तरीके के को इजाज़त नहीं देनी चाहिए, वो भी हमारा पेंडिंग है। तो मुझे लगता है कि जब हमारे ये सारे मैटर सुने जाएंगे तो ज़रूर देश का कुछ भला होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि राष्ट्र सबसे आगे है, राष्ट्रहित सबसे आगे है। कोई भी चीज़ बाद में हो सकती है, राइट टू लाइफ रहेगा तो आप राइट टू प्रोटेस्ट करेंगे। तो इस तरीके के प्रोटेस्ट को आज़ादी नहीं दी जा सकती कोरोना के समय में।
ओके मैं आपसे जो अपना आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ वो ये है कि आपके इस पूरे जर्नी में नो डाउट बहुत सारी मुश्किलें आई होंगी, बहुत ज़्यादा चुनौती भरा ये सफ़र रहा होगा आपको, लेकिन इन सब चुनौतियों को पार करने के बाद आज आप एक ऐसे जगह खड़े हैं जहां आपको शायद तो नहीं कहूँगी, लेकिन जहां आपको हर कोई जानता है, तो आपको कैसा महसूस होता है? जब मैं लीगल प्रोफेशन में आया था तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करूंगा, लेकिन पालघर साधुओं की हत्या के बाद मुझे लगा कि नहीं, एक इकोसिस्टम ऐसा होना चाहिए जो राष्ट्रहित की बात करे। कुछ ऐसे लोग हैं जो आप देखिएगा, रोहिंग्या क्राइसिस होता है तो जाके एक रोहिंग्या को बोलते हैं कि अपने देश भेज देंगे तो जाके सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। आतंकवादियों को जब फांसी की सज़ा होती है तो रात में 3 बजे कोर्ट खुलवा दिया जाता है। रेपिस्ट को जब सज़ा होती है तो रात में 2 बजे कोर्ट खुलवा दिया जाता है। जब उन लोगों के लिए खड़ा कोई हो सकता है, लेकिन पालघर के साधु के लिए मुझे 14 दिन के बाद जब मैं कोर्ट गया तब तक मैं पहला इंसान था जो कोर्ट गया। तो मुझे लगता है कि ऐसे समय में अगर मैं अपने लीगल प्रोफेशन के थ्रू, अपने नॉलेज के थ्रू, अपने स्किल के थ्रू, जो भी थोड़ा बहुत है, लिमिटेड है, अगर उसके थ्रू अगर मैं देश की सेवा कर सकता हूँ, राष्ट्र की सेवा कर सकता हूँ तो मैं करूँगा। और मुझे लगता है कि इस नाम पे अगर कुछ लोग मुझे जानते हैं तो ये मेरा सौभाग्य है और मैं ऐसे कार्य आगे करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमारे चैनल को देने के लिए। कैमरा पर्सन आयुष श्रीवास्तव के साथ मैं विद्यांशी द्विवेदी, thescoopbeats.com।